ऑलराइट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी फिजिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर 13 है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी स्टूडेंट से भी जो कि क्लास में है वो काइंडली इसका जो लिंक है जो मैंने ग्रुप में भेजा है व्हाट्सएप पे, वो उनको शेयर करके उनको बोले कि एज सून एज पॉसिबल वो भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की जाने। व्हाट आर गैमा रेज? हाउ कैन वी डिफाइन गैमा रेज? एज वी ऑल नो दैट गैमा रेज आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। गैमा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। हम सबको ये बात मालूम है कि गैमा रेज आर जस्ट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, राइट? व्हेन दे आर हैविंग अ हाई फ्रीक्वेंसी, सो दे आर हैविंग अ शॉर्ट वेवलेंथ। जो इनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होगी। हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। अब अगर आप इसको भी रिलेट करें तो इसको हम कौन से फिनोमेना से रिलेट करेंगे? जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा, ये जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारे पास लो वेवलेंथ होती है। कैसे? ये हमारे पास फॉर्मूला है ई वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा है तो वेवलेंथ हमारे पास कम होगी, तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, दोनों इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड। ये बहुत अच्छे तरीके से इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो यहां से हम आगे इसको समझ लेते हैं कि इनवर्सली रिलेटेड क्या होता है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है इफ वन इज ग्रेटर एंड द अदर विल बी स्मॉलर। तो अगर एक ज्यादा होगी तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेटेड है। दोनों का इनवर्स रिलेटेड होने का मतलब यह है कि अगर एक बहुत ज्यादा है तो दूसरा वाला जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सही है, तो इसका ये मतलब है, सिंपल सा। नाउ एटॉमिक न्यूक्लियस ट्रांजिशंस, they originate from the pulsars, neutrons, stars, black holes and supernova explosions। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ये हासिल होते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, हम सबको मालूम है। न्यूट्रॉन स्टार्स क्या है? ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स waves of one universe to the other. Black holes are the waves of one universe to the other, require high altitude sensors for detection. Gamma rays burst occur daily from deep space, lasting from fraction of second to a few minutes. These bursts release more energy in seconds than the sun does in the entire life। यानी कि इनकी जो एनर्जीज होती है वो इतनी ज्यादा होती है, यानी जितनी एनर्जी पूरा जो सन है, पूरा जो सोलर सिस्टम हमारे पास जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, ये एक ही बर्स्ट के अंदर वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। यानी किनकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है इनकी। सेकंड्स एनर्जी इन द दीज बर्ड्स रिलीज मोर एनर्जी इन सेकंड्स दैट सन डज इन द एंटायर लाइफ टाइम। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, हमें जो नजर आ रहे हैं बोट्स, ये बोट्स नजर आ रही है ना अलग अलग कलर में सबको। वाई दे आर ऑब्टेन्ड सो, वाई दे आर obtained colorful in front of us। हमें ये कलरफुल क्यों नजर आ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? Each of the colors of the sails, sails कहते हैं बोट के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। Of these boats corresponds to the different wavelength in the visible region। visible region कौन सा? एक अल्ट्रावायलेट रीजन है, एक इंफ्रारेड रीजन है, एक हमारे पास विजिबल रीजन है, और एक एक्सरेज का रीजन है जो हमने पहले पिछली क्लास में यहाँ पे पढ़ा था। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना कुछ चीजें, ये जो रीजन पढ़े थे वेवलेंथ से, ये आप लोग रीजन नजर आ रहे हैं। माइक ऑन कर दें आ सकते, वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको जो है वो सही से आ जाए तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। Who else is there? Kindly mute their mic। तो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेवलेंथ का रीजन। गैमा रेस, एक्स रेस, सही है, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट हमारे पास आती है, आगे की रेडिएशन है, बाकी इंफ्रारेड रेस नजर आ रहे हैं सबको? नजर आ रहे हैं? ये रेडार, फिर उसके बाद एफएम, फिर उसके बाद टीवी, फिर उसके बाद शॉर्ट वेव, और इस तरीके से और बहुत सारी वेव्स है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। राइट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आप आ जाए तो आप सारी की सारी रेडिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि रेडिएशन किस तरीके से ऑब्टेन हो रही है और किस तरीके से ये शॉर्ट वेव्स हैं और ये एम है, और ये इन सबका रेडिएशन का जो है वो रीजन है। राइट, यस, देयर इज अ क्वेश्चन। आप नजर नहीं आ रहा आप लोगों को?
सबको नजर आ रही है जी? ऑल राइट, चले इसी को आगे देख रहे हैं। ये हमारे पास, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जो हमारा टॉपिक है, rays are the rays which are penetrating power, that are having highly penetrating power। and penetrating का मतलब क्या है कि मेटल्स में से भी गुजर जाएंगी और नॉन मेटल्स में से भी गुजर जाएंगी, बॉडी में से भी पास थ्रू कर सकते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है आर पार होने की सलाहियत। तो गैमा रेज के अंदर जो आर पार होने की सलाहियत है वो एज कम्पेयर टू जो बाकी की रेडिएशन है उनसे कहीं ज्यादा है। ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि गैमा रेज आर पेनिट्रेटिंग पावर। Visible light and continuous spectrum. When we speak of light, visible light, we mean the small fraction of the electromagnetic continuous spectrum that can be seen by unaided human eye। यानी वो रेडिएशन जो हमें डेली बेसिस पे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, that are called as that are occur in visible region। वो visible region के अंदर आती हैं और हमें जो कलर्स नजर आते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो बोर्ड के जो कलर्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये आपको किस वजह से नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन सब के साथ अलग अलग वेवलेंथ जो है वो दैट इज एसोसिएटेड एंड यू ऑल कैन सी दैट रेडिएशंस, और आपको ये सब की सब रेडिएशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नजर भी आ रही है। ठीक है, ये आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं इसके अंदर, और ये जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ के नजर आ रहे हैं। एंड दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, राइट? सो moving forward, we are having the visible light. Visible light, we mean that small fraction of electromagnetic continuous spectrum that can be seen by unaided। Unaided मतलब आपने कोई गॉगल्स भी लगाए हुए, आपने कोई चश्मे नहीं लगाए हुए और आपको आसानी से जो लाइट की रेडिएशन है वो नजर आ रही है। At an average, the frequency from 400 terahertz to 750 terahertz. Terahertz stands for exponent 12, corresponding to the wavelength in the vacuum of 750 nanometer to 400 nanometer। यानी कि इनकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ से 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, और ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमें 400 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 टेराहर्ट्ज, और इसी तरीके से 750 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। और अगर हम यहाँ से इसको आगे नोट करें तो यहाँ पे हमें काफी सारी रेडिएशन नजर आ रही है। प्रिज्म के बारे में याद है किसी को? प्रिज्म क्या होता है जी? कोई बताएंगे प्रिज्म के हवाले से? व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल कलर्स होते हैं, वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम विबग्योर भी कहते हैं, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है, विबग्योर, शाबाश। तो ये इन सबके अलग अलग रेडिएशन है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमें देखिए डाउन में नजर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर होते हुए नजर आ रही है ये सारी चीजें कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है, जैसे जैसे आप रेड की तरफ जाएंगे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती चली जाएगी। सही है, तो ये मैंने इस तरीके से लिखा है, यानी कि रेड जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन उससे कम, ब्लू उससे कम, इंडिगो उससे कम, और वॉयलेट जो है वो सबसे कम वेवलेंथ वाले जो है वो वॉयलेट होते हैं, राइट? नैनोमीटर का इनका ऑर्डर है। नैनोमीटर जो है वो हम यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो नैनोमीटर है ना, बिकॉज एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ इज मीटर, सो वी यूज प्रीफिक्स ओवर हियर एज अ नैनो। नैनो इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। अब किसी को याद है जुगनू के बारे में? जुगनू, जुगनू के बारे में पता है? जुगनू, जिसको पता है कि पोएम्स वगैरह लामा इकबाल की आपने पढ़ी होगी, जो जुगनू के हवाले से उसने रास्ता दिखाया था एक बार किसी को, वो मंजिल तक पहुंचाया था। सेम लाइक दैट यहाँ पे आपको डू यू नो में एक बताया हुआ है, लाइट प्रोडक्शन इन फायर फ्लाइज इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड द बायोल्यूमिनेसेंस। दिस प्रोसेस अकर्स इन स्पेशलाइज्ड लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स यूजुअली ऑन अ फायर फ्लाइज लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन कहते हैं जो पेट के जो निचली हिस्सा होता है उसको कहते हैं। The enzyme luciferase acts on the luciferin in the presence of the magnesium ions ATP। ATP आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, सारे ही तकरीबन बायो के स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबको पता होता है ATP क्या होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लाइट। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर ही, इसके अंदर एक सेल्फ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन दैट कॉजेज टू इल्यूमिनेट द लोअर एब्डोमेन, that causes to illuminate the lower abdomen, which causes it to glow. It causes that insect to glow. So that phenomena we have observed in
जो जुगनू है उसके अंदर हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, फायर फ्लाइज इज ड्यू टू अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ फिर इसके बाद हमारे पास है व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, व्हाइट लाइट जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी रेडिएशंस का, बहुत सारी वेवलेंथ्स का, बहुत सारी वेवलेंथ्स इसके अंदर मौजूद होगी जो कि विजिबल रेंज के अंदर आ रही है। व्हाइट लाइट कैन बी डिस्पर्स थ्रू अ प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में कन्वर्ट होती है। जैसे आप उसको प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो प्रिज्म उसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। अब कैसे स्प्लिट करते हैं, व्हाइट लाइट है और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जब प्रिज्म, अब ये एक साइड पे जो मैं आपको पाथ इसका बना के दिया हूं तो आपको नजर आ जाएगा कि व्हाइट लाइट का जो पाथ होता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है और यहाँ से व्हाइट लाइट जाने के बाद जब यहाँ से व्हाइट लाइट जाएगी तो व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो जाएगी मुख्तलिफ कलर्स में। इसको हम क्या कहेंगे, व्हाइट लाइट। When it passes through the prism, it will convert into multiple colors that are shown in the diagram, which are over here, which can be represented as violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red। जब इसकी फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की फॉर्म में हमें यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं सारे के सारे कलर्स। तो ये मल्टीपल कलर्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देता है, राइट, समझ में आ रही है। तो व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारी रेडिएशन होती है जो कि उसमें छुपी हुई होती है, जब हम उसको पास थ्रू करवाते हैं किसी ऑब्स्टेकल्स में से तो फिर वो मल्टीपल कलर्स के अंदर हमें स्प्लिट होते हुए नजर आ रहा हो, राइट, क्लियर। आगे हम चलते हैं, रेड हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए बात वही आ जाती है, जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैं दोबारा आप लोगों की गोश गुजार के लिए यहाँ पर ये रिलेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अगर इफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। विजिबल रेंज व्हाइट लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड थ्रू अ प्रिज्म इनटू डिफरेंट लाइट कलर्स। रेड हैज अ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लाइट बल्ब्स, फायर एंड सन एंड फायरफ्लाइज आर सम सोर्स ऑफ विजिबल लाइट। ये कुछ सोर्सेज है किसकी, विजिबल लाइट की, ठीक है, जहां से हमें विजिबल लाइट जो है वो हासिल होती है, मिल सकती है, राइट, क्लियर। एनी कंफ्यूजन, यहाँ तक किसी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं। Now, name the type of electromagnetic radiations corresponding to each of the given wavelength. 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर में कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी जी, कौन बताएंगे, जल्दी से बता दें। 500 नैनोमीटर में हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी, यहाँ से आप निकले 500 नैनोमीटर की रेंज आएगी ब्लू, 500 नैनोमीटर आएंगी ब्लू। अगर हमने 500 नैनोमीटर की रेंज नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर से अगर आप स्टार्ट करें तो ये आ रही है ब्लू, ठीक है। और अगर आप इसकी रेंज करेंगे तो 5 से लेकर तक आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास देखा हुआ 1000 किलोमीटर, या 1000 किलोमीटर ठीक नहीं है, ये होना चाहिए 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। तो 10,000 नैनोमीटर में तो कोई भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 1000 में आ सकता है। तो ये जो इसका क्वेश्चन है ये करेक्ट नहीं है, इसमें कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं कि इसमें कुछ इश्यूज है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है, इसी को आगे लेकर चलते हैं। ऑल राइट, ओके, चले जी। ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सन के हवाले से जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसके हवाले से हमने बात करनी है कि सन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसी होती हैं, और वहां से हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, स्टेट द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी जी, टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जी। अच्छा क्वेश्चन आया है, ब्लू सही है, बिल्कुल ठीक है, गुड। और टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्या होती है दो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डोंट नीड मीडियम, electromagnetic waves does not require any medium to travel, electromagnetic waves
does not require any medium any medium any medium to travel through। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम नहीं चाहिए कि वो उसमें से ट्रेवल करे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी? व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? कोई बताएंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? क्या होती है सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ओके चलिए मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दैट आर प्रोड्यूसेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दैट वेव्स आर एक्चुअली जनरेटेड ड्यू टू द variation of due to the variation of that waves are generated due to the variation of electric and मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जनरेट होती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, इस हवाले से आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा? पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया था। ये चले इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं ताकि यहाँ पर जो भी स्मार्ट लाइन ड्रॉ हो वर्टिकली वो सेट हो जाए। ये ठीक है। तो अब जो हमारे पास रेडिएशन बनेंगी वो किस तरीके की होंगी? और सेकंड लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं इसी से रिलेटेड, सेकंड किस तरीके से ड्रॉ होगी, सही है। और फिर जो इसके ऊपर जो रेडिएशन बनेगी वो किस तरीके की होगी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। और यहां से अगर आप नोट करें तो यहां से ये अब दोनों एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक क्या है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज represented as E and magnetic field is represented as B। सही है, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को E से और मैग्नेटिक फील्ड को B से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। Now we are having another topic that is wave front। एक और टॉपिक है हमारे पास जो कि हमें वेव फ्रंट के बारे में है। What are the wave fronts? वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और कहाँ पे वेव फ्रंट्स का यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। और वेव फ्रंट्स को हम क्या कहते हैं? Why do we call wave fronts as a locus point of the wave and why do we call the wave fronts as a primary source of the wave and such type of other questions we will answer in this topic, right? Although electromagnetic waves are different from the mechanical waves, how they are different from the mechanical waves? बहुत बेसिक सा सवाल है। How electromagnetic waves are different from the mechanical waves? The reason behind it is that electromagnetic waves जो है वो क्या होती है? electromagnetic waves हमारे पास नॉर्मली अगर हम बात करें electromagnetic waves में कोई भी particles जो है वो जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं they do not depends upon the medium। electromagnetic waves does not depends upon the medium। electromagnetic waves does not depends upon the medium। mechanical waves depends upon the medium। टू टाइप की वेव्स होती है ना, एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। Although electromagnetic waves are different from that of the mechanical wave because
as we all know that water waves, but still these waves share many properties in common with all other waves. We can use these waves under the waves to understand the behavior of the electromagnetic waves. A pebble is dropped into the pond, starts a disturbance that propagates radially outward in the all the direction of the surface of the water. Now, what is wave front? Wave, as the name indicates, wave front is the front of the wave. Is the front of the wave where all the particles, all the locus points are actually vibrating. क्या क्या बताएंगे? Wave front is the front of the wave where all the particles which are propagating are actually vibrating, right? So, wave front can be defined as wave front is defined as the front of the wave where all the primary locus points are vibrating. जहां पर तमाम के तमाम प्राइमरी लोकस पॉइंट हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट का नाम देंगे. राइट, क्लियर, समझ में आ गई? वेव फ्रंट वो पॉइंट है जहां पर तमाम के तमाम लोकस पॉइंट है वो वेव फ्रंट के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं. एंड ऑल आर इन फेस टू ईच अदर. एंड ऑल द points are in phase with each other. जी बोले. सर ये बेसिक डेफिनेशन है वेव फ्रंट की. जी जी बिल्कुल, यहाँ पे भी लिखी हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन वो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया. वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द फ्रंट ऑफ द वेव, यानी एज द नेम इंडिकेट फ्रंट ऑफ द वेव, यानी कि जहां पर वेव का जो फेसिंग है उसको कहेंगे वेव फ्रंट. अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वेव्स है वो नजर आ रही है. और अगर आप गौर करें तो ये जो जहाँ पे पार्टिकल्स अपर डायरेक्शन में ना, ये जहाँ पे पार्टिकल्स आपको अपर डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? जो जहाँ पे पार्टिकल्स की वेवलेंथ ज्यादा है, ये पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल्स की वेवलेंथ ज्यादा है, इनको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट्स का ये नाम देंगे. ठीक है, इनको हम क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट्स का, जहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सही, ठीक है. जहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे को मूव कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज वेव फ्रंट्स. और आमतौर पे हम वेव फ्रंट्स को ही ड्रॉ करते हैं. डॉपलर इफेक्ट में भी जब हमने ड्रॉ किया था तो हमने उसके वेव फ्रंट्स ही ड्रॉ किए थे कि किस तरीके से जब ऑब्जर्वर और दोनों के दरमियान में जो मूवमेंट होगी, तो उस तरीके से जब वाइब्रेशन होगी तो किस तरीके से जो वेव्स हैं वो आगे को प्रोपेगेट करेंगी. इस तरीके से हमने इसको शो किया था. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग लिख लें, समझ लें, तसल्ली कर लें, इसको समझ लें अच्छी तरीके से. अगर हम बढ़े तो इसमें आगे हमें कुछ चीजें और भी हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि हमें समझनी है, और वो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन. इसको प्लीज एक दफा रिपीट कर दें. मैंने आपको बताया है वेव फ्रंट इज द फ्रंट ऑफ द वेव वेयर ऑल द पार्टिकल्स आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग, जहां पे तमाम के तमाम पार्टिकल्स वाइब्रेट करें. मैंने स्क्रीन पे जो डेफिनेशन है ये शो भी हो रही है, मैंने जो एनोएट से लिखा है, ये अपने पेन से जो लिखा है बोर्ड पे, तो ये आप लोग देख सकते हैं. इसको आसानी से आपको नजर आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, और आप इसको समझ पढ़ भी लेंगे. इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा. ठीक है, तो लेस देन अ मिनट है, किसी भी वक्त क्लास एंड हो जाएगी मेरी तरफ से यहाँ तक, और कल इंशाल्लाह ताला हम मूव ऑन क्लास में करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू. अल्लाह हाफिज.